1.5 बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। तो अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग होता है उसमें बेसिक टर्म्स जो कि हमको बार बार सुनने को मिलेंगे जब भी हम अकाउंट्स तैयार करते हैं, तो जो टर्म्स हमें बार बार यूज़ करने पड़ेंगे उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो 1.5.1 एंटिटी। एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ अ डेफिनेट इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस। तो एंटिटी क्या होता है? जो कि जिसका कि एक डेफिनेट मतलब कि वो कभी बदलता ना हो, है ना, डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, मतलब कि पूरी दुनिया में वो सिर्फ एक लौता चीज़ हो जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर अमूल कंपनी हो गई तो दुनिया में और कोई भी अमूल कंपनी नहीं है, सिर्फ एक ही अमूल है। ठीक है। उसके बाद फिर बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज लाइक सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, ITC लिमिटेड एट्सेट्रा। तो जैसे कि मैंने अमूल का एग्जांपल दिया, वैसे ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं और कहा गया है कि जो बिजनेस एंटिटी होती है वो एक आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज होती है, मतलब कि सिर्फ एक ही चीज़ होती है वो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होती। मतलब कि उस नाम, जैसे अमूल है तो अमूल कंपनी किसी और कंपनी का नाम नहीं हो सकता। जैसे कि और यहाँ पे एग्जांपल दिए, जैसे सुपर बाजार हो गया, हायर ज्वेलर्स हो गया, ITC लिमिटेड हो गया, एट्सेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी, ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी। तो जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो हमेशा ही एक स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी के लिए डिवाइस रहता है, और एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंटिटी के लिए बना रहता है। मतलब कभी भी अगर हम कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक डेफिनेट एंटिटी पर ही बेस्ड होगी। फिर 1.5.2 ट्रांजैक्शन, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। तो जो कोई भी इवेंट बिजनेस एंटरप्राइज में हो जिसमें जो कि दो या फिर उससे ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में हो, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। It can be a purchase of goods, receipt of money, payment to a creditor, incurring expenses, etc. चाहे वो हम किसी से गुड्स खरीदें, कोई मनी का रिसिप्ट लें, या फिर क्रेडिटर को पेमेंट करें, या फिर कुछ एक्सपेंस खरीदें अपने बिजनेस के लिए, एट्सेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा एंटरप्राइज के बीच में अगर कुछ भी इवेंट होगा, फाइनेंशियल इवेंट होगा, तो हम उसे ट्रांजैक्शन कहेंगे। चाहे वो ख़रीदना हो कुछ चीज़, या फिर कुछ देना हो, कुछ परचेस करना हो, कुछ सेल करना हो, एट्सेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इट कैन बी अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में भी हो सकता है या फिर क्रेडिट में भी हो सकता है, मतलब लोन किस्त में भी हो सकता है, लोन लेके भी हो सकता है। फिर 1.5.3 एसेट्स। एसेट्स आर इकोनॉमी Assets are economic resources of an enterprise that can be usefully expressed in monetary terms। तो assets क्या होते हैं? वो एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं एंटरप्राइज के, जो कि मॉनिटरी टर्म्स में लिखे जा सकते हैं, एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। फिर एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। तो एसेट्स क्या होता है? वो आइटम होता है, एक वैल्यू होता है, जो कि जो एसेट होता है वो आइटम का एक वैल्यू होता है, कुछ भी प्रोडक्ट का एक वैल्यू होता है, जो कि बिजनेस एंटरप्राइज में बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, कुछ भी काम के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सुपर बाजार ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स विच इज़ यूज्ड बाय इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है कि जो सुपर बाज़ार है वो काफ़ी सारे ट्रक्स रखे रहता है, जो कि डिलीवरी के लिए काम आती है, फूड स्टफ्स की खाने की डिलीवरी के लिए काम आती है। तो जो ट्रक है वो यहाँ पे एसेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम ट्रक की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और हम उसे बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ कर रहे हैं। द ट्रक दस प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक की वजह से जो एंटरप्राइज को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, काफ़ी काम ट्रक से निकल जा रहा है। दिस आइटम विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ सुपर बाजार। तो जो सुपर बाजार जो ट्रक्स रखी हुई है वो सारी चीज़ें, क्योंकि
सुपर बाजार को प्रॉफिट मिल रहा है उस ट्रक से, इसीलिए वो एसेट साइड में रखी जाएंगी। एसेट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो जो एसेट होते हैं वो भी दो तरीकों में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, जो कि होते हैं करंट एंड नॉन करंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसेट का चार्ट दिया गया है। ये एसेट है, इसमें नॉन करेंट एसेट भी है और करेंट एसेट भी है। नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, डिफर्ड टैक्स एसेट्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आ रहे हैं, अदर नॉन करेंट एसेट्स आ रहे हैं। और फिर करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर नॉन करंट एसेट्स में भी हमने पढ़ा, फिर उसमें जो फिक्स्ड एसेट था उसमें उसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जो कि है टेंगिबल एसेट, इंटेलिजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेलिजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो जो एसेट हैं वो काफ़ी भागों में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। जो मेन टाइप्स हैं इसके, वो दो टाइप हैं, जो कि हैं करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। फिर 1.5.4 लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट दैट आर एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? वो एक ऑब्लिगेशन की तरह होती हैं, वो एक कर्ज की तरह होती हैं। कर्ज ही होता है एक्चुअली लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी होता है वो एक कर्ज होता है एंटरप्राइज के ऊपर, जिससे कि एंटरप्राइज को पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फिर्म एसेट्स। तो वो क्रेडिटर्स के क्लेम्स को ऑन द फिर्म एसेट, दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फिर्म एसेट्स। तो जो लायबिलिटी होती है वो क्रेडिटर्स के क्लेम को फिर्म के एसेट साइड में दिखाती है। बोथ ए स्मॉल एंड बिग बिजनेस फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी एट वन टाइम और द अदर एंड टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सभी बिजनेस में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी को एक ना एक बार बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कुछ मनी बोरो करे और फिर उससे अपने गुड्स खरीदें क्रेडिट पर, लोन पर। फिर सुपर बाज़ार, अब यहाँ पे फिर से सुपर बाज़ार का एग्जांपल दिया गया है। तो सुपर बाज़ार फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर 10,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट फॉर अ मंथ। तो जो सुपर बाज़ार है वो कुछ गुड्स खरीदा है 10,000 क्रेडिट लेकर एक महीने के लिए फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट्स। तो वो क्या बोलते हैं, 10,000 का फास्ट फूड प्रोडक्ट खरीदा है क्रेडिट लेकर एक महीने के लिए ऑन मार्च 25, 2005। मार्च के 25 मार्च 2005 में उसने ख़रीदा है। इफ़ द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाज़ार इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एज एट 31 मार्च 2005। तो अगर जो सुपर बाज़ार का बैलेंस शीट है वो 31 मार्च को बनाया जाएगा 2005 के, तो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स विल बी शोन ऑन क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे उसमें, वो क्रेडिटर्स साइड में होंगे लायबिलिटीज़ साइड में होंगे बैलेंस शीट के। इफ़ सुपर बाज़ार टेक्स अ लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिस विल ऑल्सो बी शोन ऑन लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ सुपर बाज़ार। और अगर सुपर बाज़ार कुछ लोन लेता है, 3 साल के लिए लोन लेता है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव से, तो वो लोन भी लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के सुपर बाज़ार के। लायबिलिटीज़ आर क्लासिफाइड एज करंट एंड नॉन करंट। तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ भी करंट और नॉन करंट में डिवाइड की गई हैं, क्लासीफाई की गई हैं, और इनके भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं। जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो भी काफ़ी सारे पार्ट्स में क्लासीफाई की गई हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर 1.5.5 कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द firm इज़ नोन एज कैपिटल। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के द्वारा अपने बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश
or assets by the owner from the business entity. Capital is an obligation and claim on the asset of business. तो जो भी कैपिटल में इन्वेस्ट करता है ओनर, वो या तो कैश में हो सकता है या फिर एसेट के रूप में हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई आदमी सब्जी खरीद रहा है और सब्जी बेच रहा है, तो सब्जी उसके लिए एसेट हो जाएंगी। ठीक है। फिर एसेट बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी के लिए जो कैपिटल है वो कैश में भी हो सकता है और एसेट में भी हो सकता है, और वो एक ऑब्लिगेशन की तरह रहता है, क्लेम की तरह रहता है एसेट बिजनेस के ऊपर। मतलब कि बिजनेस को उतना अर्न करके ओनर को देना पड़ेगा। ठीक है। मतलब जो बिजनेस है वो कम से कम इतना कमाई कर ले कि जो खर्चा हुआ है, जो एक्सपेंस लगे हैं, वो वसूल हो जाए। इट इज़ देयर फोर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो अगर बिजनेस को उतना पैसा अर्न करके ओनर को देना है, तो वो किस बैलेंस शीट के किस साइड में आएंगी? वो लायबिलिटीज साइड में आएंगी। फिर 1.5.6 सेल्स। Sales are total revenue from goods or service sold on provided to customers. तो जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिवेन्यूज़ होते हैं गुड्स से और सर्विस से। मान लीजिए कोई फर्म है, कोई बिजनेस एंटरप्राइज है, वो या तो कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहा है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, और उससे जो रिवेन्यू वो जो चीज़ें कर रहा है, वो सभी चीज़ें हम सेल्स कहेंगे और उससे रिवेन्यू जनरेट होगा। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। और जो भी सेल होता है उसमें कई लोग हो सकता है कि उधार लें, क्रेडिट पे लें सर्विस को या फिर गुड्स को, कई लोग कैश दे के लेते हैं। तो जो सेल होता है वो भी किसी भी टाइप का हो सकता है, वो या तो कैश सेल होगा या फिर क्रेडिट सेल होगा। अब आगे 1.5.7 revenues. These are the amounts of the business earned by selling its product or providing service to customers. तो जो रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू अर्न किया जाता है। कुछ भी प्रोडक्ट जब हम सेल करते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट होता है, और जो वो प्रॉफिट होता है उसी को हम रिवेन्यू कहते हैं। फिर कॉल्ड सेल रिवेन्यूज। तो ऑफकोर्स जब भी हम कोई बिजनेस में कुछ भी चीज़ सेल करते हैं, कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, तो हम कुछ अर्न करते हैं, उसी अर्निंग को हम सेल्स रिवेन्यू कहते हैं। अदर आइटम्स ऑफ रिवेन्यू कॉमन टू मैनी बिजनेस आर। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम रिवेन्यू अर्न करते हैं, जैसे कि कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज़, रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। रिवेन्यूज इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनकम। ऑफकोर्स रिवेन्यू जो होता है उसे हम इनकम भी कहते हैं। प्रॉफिट जब होता है हमें, तो कैसे होता है? रिवेन्यू की मदद से होता है, इनकम जितना होता है। फिर 1.5.8 expenses. Cost incurred by a business in the process of earning revenue are known as expenses. तो of course जब बिजनेस हम करते हैं तब हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं सेल करने के लिए। तो जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ हम लोग पहले होलसेल रेट में खरीद रहे हैं और फिर उसे बेच रहे हैं, तो जो पैसा खरीदने में हमारा जा रहा है उसे हम एक्सपेंसेस कहेंगे। फिर जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स एज्यूम्ड और सर्विस यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो एक्सपेंस हम कैसे मेजर करते हैं? जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हमें उसका कॉस्ट पता चलता है, और जो कॉस्ट रहता है वही हमारा एक्सपेंस रहता है। या फिर जब हम सर्विस कोई प्रोवाइड करते हैं, तब हमारा कितना मेहनत लग रहा है, कितना सर्विस यूज़ हो रहा है हमारा उस सर्विस। जैसे कोई अगर आपकी एक कंपनी है, उसमें जो एम्प्लॉय है वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, और आप एम्प्लॉय को पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो महीने में, कस्टमर तो आपको पैसा देगा ना। तो आप जो सैलरी दे रहे हो, वो कितनी सैलरी दे रहे हो, वो भी एक एक्सपेंस ही हो जाएगा उस अकाउंटिंग पीरियड का।
द यूजुअल आइटम ऑफ एक्सपेंसेस आर, तो एक्सपेंसेस के भी काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं वही सारी चीज़ें एक्सपेंसेस हों, उसके अलावा भी होती हैं। तो उनके कुछ आइटम्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे डिप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन एट्सेट्रा। तो ऑफ कोर्स जब भी हम कोई बिजनेस एंटरप्राइज खोलते हैं तो हमें उस जगह का रेंट भी देना रहता है, वर्कर्स को सैलरीज देनी रहती हैं, वेजेस देने रहते हैं, इंटरेस्ट हमें लगाना पड़ता है ना, लाइट वाटर का भी जो खर्चा आता है, टेलीफोन बिल जो आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों में भी जो खर्चा होता है उसे हम एक्सपेंसेस कहेंगे। फिर 1.5.9 एक्सपेंडिचर, spending money or incurring liability for some benefit, service or property received is called expenditure। जब भी हम कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं कुछ या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी हम कुछ मनी बोरो करते हैं, लायबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं किसी बेनिफिट के लिए या किसी सर्विस के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए, तो उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जो भी हम कुछ भी गुड्स खरीद रहे हैं, हम कोई मशीन खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, हम कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। ये सभी चीज़ें एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, also called revenue expenditure. On the other hand, the benefit of an expenditure lasts for more than a year, it is treated as an asset, also called capital expenditure, such as purchase of machinery, furniture, etc. तो जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर खरीदते हैं, जब भी हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर वो साल भर से पहले ही कंज्यूम हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, टूट जाए, तो वो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे, कह सकते हैं। और अगर वही एक्सपेंडिचर जो फर्नीचर है वो 1 साल से ज़्यादा चले, तब हम उसे एसेट की तरह यूज़ करेंगे या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल फिर से ही दिया गया है, जैसे कि मशीनरी हो गई, उसे हम 1 साल में यूज़ करके ख़त्म तो नहीं कर देंगे। कोई भी फर्नीचर होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई सोफ़ा खरीद रहे हो अपने ऑफिस के लिए, तो वो साल भर में ही ख़राब तो नहीं हो जाएगी, कम से कम 2 साल चलेंगी, 3 साल चलेंगी। तो ये चीज़ें भी हम एसेट की तरह यूज़ करते हैं। फिर 1.5.10 profit, the excess of revenues of a period over its related expense during an accounting year is profit increase the investment of the owners। तो जब भी अगर जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से ज़्यादा हो जाए, जैसे कि हमने पहले भी इसमें ये प्रॉफिट के बारे में पढ़ चुका है, जब भी हमारे जो रिवेन्यू होता है, जो इनकम होती है, वो एक्सपेंस से ज़्यादा हो जाए, लागत से ज़्यादा हमारे इनकम हो जाए, तो हम उसे प्रॉफिट कहेंगे किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का। फिर प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। तो अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ओनर अपने बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा, ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यही सिलसिला चलते रहता है, और प्रॉफिट की वजह से जो इन्वेस्टमेंट होता है ओनर का वो भी बढ़ जाता है। फिर 1.5.11 गेन, a profit that arises from event or transaction which are identical to business, such as sale of fixed assets, winning a court case, appreciation in the value of asset। तो प्रॉफिट अगर हमें किसी इवेंट की वजह से या किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कोई प्रॉफिट मिलता है, जैसे कि बिजनेस का सेल अगर होगा, अगर कोई फिक्स एसेट है उसको हम सेल कर लेंगे, या फिर कोई कोर्ट केस जीत जाएंगे, या फिर कोई एसेट की वैल्यू जो होगी वो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो सारी चीज़ें गेन में आती हैं। फिर 1.5.12 लॉस, द एक्सीड ऑफ एक्सपेंसेस of a period over its related revenue is it's termed as loss। तो अगर जो हमारा एक्सपेंस है
वो रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि रिवेन्यू अगर एक्सपेंस से कम मिले तो वो लॉस कहलाएगी। इट डिक्रीज इन ओनर इक्विटी, और जिसकी वजह से अगर हमारा प्रॉफिट ही कम होगा तो ओनर के पास ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, ज़्यादा पैसा नहीं आएगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस डाउन में चला जाएगा। It also refers to money or money what lost or cost incurred विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। तो अगर हम कोई पैसा लगा रहे हैं किसी चीज़ में और हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो लॉस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थीफ्ट और अ फायर एक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया है कि अगर हम कोई किसी चीज़ में मनी लगाएंगे, किसी चीज़ में पैसा लगाएंगे और उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो कैसे हो सकता है? वो यहाँ पे अगर कोई चोर चोरी करके ले जाए या कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें लॉस होगा। इट ऑल्सो इंक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ऑफकोर्स जब कोई भी एसेट होती है हम उसे बेचते हैं फिक्स रेट पे और वो नहीं बिके, उसमें हमको लॉस हो जाए तो वो भी लॉस ही कहलाएगी, उसमें हमको घाटा हो जाए तो वो लॉस ही कहलाएगी। फिर 1.5.13 डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो डिस्काउंट होता है वो अगर कोई गुड्स हम खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, उससे सस्ते दाम में अगर हम बेचें, मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपये का चीज़ है, अगर उसमें मैं बोलूँगा कि 10% डिस्काउंट है तो मैं उसे 90 रुपये में बेचूंगा, और अगर मैं उसके 90 रुपये में बेच रहा हूँ जबकि वो 100 रुपये की चीज़ है तो हम पैसा घटा रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, तो हम उसे डिस्काउंट कहेंगे। इट इज़ ऑफर्ड इन टू वेज। जो डिस्काउंट होती है वो दो तरीक़ों से ऑफ़र की जाती हैं। ऑफरिंग डिडक्शन फॉर ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट अ टाइम सेलिंग गुड्स इज़ ऑन वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है, मैं दुकानदार हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं दुकानदार हूँ और 100 रुपये की चीज़ है, मैं बोलूँगा कि 10% डिस्काउंट है तो मैं उसे 90 रुपये में बेचूँगा। तो जो 10% डिस्काउंट मैं कर रहा हूँ वो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, एग्रीड परसेंटेज में कर रहा हूँ, और ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो ये कैसा डिस्काउंट हो जाएगा? ये वन वे डिस्काउंट हो जाएगा, एक तरफ से डिस्काउंट किया जाएगा। ये ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। सच डिस्कशन is called trade discount. It is generally offered by manufacturers to wholesalers and by wholesalers to retailers. और ये जो डिस्काउंट, जैसे कि मैंने अभी बताया 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में बेचूंगा 10% डिस्काउंट करके, ये जनरली कब होता है? जब मैन्युफैक्चरर होल सेलर को डिस्काउंट देता है या फिर होल सेलर रिटेलर को डिस्काउंट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फैक्ट्री वाला इंसान है, कोई बड़ा इंटरप्राइज चला रहा है, बड़ा बिजनेस चला रहा है, फॉर एग्जांपल अमूल कंपनी का ही जो मालिक है, वो अगर होल सेलर को कुछ चीज़ें सस्ते में डिस्काउंट करके दे दे कि चलो भाई, मेरा 100 रुपये का ये अमूल का पैकेट है, अमूल दूध का पैकेट है, आपको मैं इसमें 10% डिस्काउंट करके 90 रुपये में दे रहा हूँ। तो जो होल सेलर होगा वो खरीदेगा, ऑफकोर्स खरीदेगा। तो फिर जब होल सेलर रिटेलर को देगा, जो कि हमें पहुंचाएंगे, जो कस्टमर को पहुंचाएंगे, तो होल सेलर रिटेलर को दे रहा है। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये होल सेलर है, ये फैक्ट्री वाला वर्कर है। ठीक है, एक सेकंड। मान लीजिए कि ये फैक्ट्री वाला वर्कर है, ये दे रहा है होल सेलर को। वेट फॉर अ सेकेंड। ये दे रहा है होल सेलर को। ठीक है, ये बोला मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, और होल सेलर खरीद लेगा। अब जो होल सेलर है वो रिटेलर को देगा, जो कि कस्टमर को देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्ट्री वाला इंसान, ये हो गया होल सेलर, ये हो गया रिटेलर, और ये हो गया कस्टमर। ठीक है,
तो जो फिक्स जो फैक्ट्री वाला इंसान है वो 10% डिस्काउंट करके या तो होल सेलर को देगा, तो ये भी एक ट्रेड डिस्काउंट हो गया। या फिर जो होल सेलर है वो रिटेलर को भी 10% मान लो डिस्काउंट करके देगा और लागत रेट में दे देगा। तो यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट हो रहा है, तो ये भी ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल सेलर अपनी मर्जी से कह रहा है, रिटेलर उसको फोर्स नहीं कर रहा कि आप मुझे 10% डिस्काउंट दो। होल सेलर अपनी मर्जी से 10% डिस्काउंट करके दे रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सॉरी, ये होल सेलर है, ये रिटेलर है ना। यहाँ पे ये 5% डिस्काउंट करेगा, ऑफकोर्स 5% कम से कम प्रॉफिट तो रखेगा ही, है ना। तो यहाँ पे जो होल सेलर है अब अपनी मर्जी से रिटेलर को डिस्काउंट दे रहा है, तो ये भी ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। अब जो रिटेलर है वो कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो नहीं भी देगा, जो MRP लिखा रहेगा उसी रेट में दे देगा। ठीक है, हम इसे रेज कर देते हैं। अब ये बच गया। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर एंड बाय होलसेलर टू रिटेलर। तो जैसा कि मैंने अभी समझाया इतना डिटेल वे में। फिर आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेप्टर्स मे बी गिवन सर्टेन डिडक्शन इन अमाउंट ड्यू इन केस इफ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड और अर्लियर। तो अगर मान लीजिए मैं फैक्ट्री का इंसान हूँ, मैं होल सेलर हूँ, और कोई रिटेलर आ रहा है, बोल रहा है कि आप मुझे क्रेडिट में सामान दे दो, मैं आपको बाद में पैसे लौटा दूंगा। तो हो सकता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ पैसे डिस्काउंट कर दूं, ताकि वो जल्दी मुझे लौटा दे, या हो सकता है उसी टाइम पे लौटा दे। ठीक है, फिर द डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल। तो जो डिडक्शन कब दिया जाता है, जब पेमेंट का टाइम होता है। मतलब अगर कोई मुझसे क्रेडिट लेके जा रहा है, कोई मुझसे सामान ले रहा है और बोले कि मुझे ये चीज़ें दे दो, तो मैं, अगर वो पेमेंट मुझे कर रहा है, मुझे जब पेमेंट वो करेगा तभी मैं डिस्काउंट दूंगा। ऐसा शुरू से उसको नहीं बोल दूंगा कि आप मुझसे ये चीज़ें खरीद लो, तब मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। जब वो चीज़ें खरीद लेगा उसके बाद मैं बोलूँगा कि हाँ भाई, इन सभी चीज़ों पे मैं आपको इतना % डिस्काउंट देता हूँ। फिर कैश डिस्काउंट एक्ट एज एन इनिशिएटिव दैट इनकरेजेस प्रमोट पेमेंट बाय द डेप्टर्स। तो जो कैश डिस्काउंट होता है, कि मतलब जो आप जैसे मान लो 100 रुपये आप डायरेक्टली दे रहे हो, चेक नहीं दे रहे हो, 100 रुपये दे रहे हो, उसमें मैं बोलूँ कि आपको मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा। वो तुरंत वो इनकरेज करती है डेप्टर्स को कि वो तुरंत पैसे दे दें। ठीक है, फिर 1.5.14 वाउचर। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। तो मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसका हम ऑफकोर्स फाइल तैयार करते हैं, स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है हमें, उसे हम वाउचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी बाय गुड्स फॉर कैश, वी गेट कैश मेमो। If we buy on credit, we get an invoice. When we make a payment, we get a receipt and so on. तो जब भी हम, जैसे एग्जांपल दिया गया है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं कैश देके, तो हमें कैश मेमो मिलता है, बिल मिलता है, तो वो भी एक तरह से वाउचर का ही काम करता है। फिर अगर हम कोई चीज़ उधार खरीद रहे हैं, तो तब भी हमें इनवॉइस मिलता है, तो वो भी एक तरह से वाउचर का काम करता है। फिर अगर हम किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें तब बिल मिलता है, तो वो भी रिसिप्ट मिलता है, बिल मिलता है, तो उसे भी हम वाउचर कहते हैं। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम वाउचर कह सकते हैं। फिर 1.5.15 गुड्स। इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। तो जो गुड्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे कि बिजनेस यूनिट डील करती है। मतलब कि अगर मैं कुछ भी चीज़ खरीद के ला रहा हूँ बेचने के लिए, तो जो चीज़ मैं खरीद के लाया वो गुड्स कहलाएंगी। आई इन टर्म्स ऑफ
which is it is buying and selling और प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम कुछ चीज़ें खरीद के बेच रहे हैं तो उस जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसे हम गुड्स कहेंगे, या फिर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं तो उसे भी हम जो चीज़ प्रोड्यूस करें उसे हम गुड्स कहेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करना कहेंगे। द आइटम्स दैट आर परचेस्ड फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। तो ऑफकोर्स जब हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं ताकि हम बिजनेस में यूज़ कर सके, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं बिजनेस में यूज़ करने के लिए तो हम उसे गुड्स नहीं कहेंगे, हम उसे एसेट कहेंगे और या फिर एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि हम उसे बेचेंगे तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स इज टर्म्ड एज गुड्स। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई फर्नीचर डीलर है, उसको वो चेयर्स या फिर टेबल्स खरीद रहा है तो वो उसे पक्का ज़रूर है कि वो बेचेगा ही। घर में रखने के लिए तो हमेशा नहीं खरीदेगा ना, फर्नीचर डीलर है तो बेचेगा ही। तो अब वो उसे बेचना है तो वो उसके लिए गुड्स कहलाएंगी। वाइल फॉर अदर इट इज़ फर्नीचर एंड इज ट्रीटेड एज एसेट। और फिर अगर मान लीजिए कोई फर्नीचर डीलर है और चेयर एंड टेबल्स बेच रहा है, तो वो बेचने के लिए बेच रहा है, ठीक है, मतलब बेचने के लिए खरीदा है उसने वो, तो उस फर्नीचर डीलर के लिए चेयर्स एंड टेबल्स क्या होंगे, गुड्स होंगे। लेकिन जो इंसान वो फर्नीचर और टेबल खरीदेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं खरीदूंगा तो मेरे लिए मैं अपने बिजनेस के लिए खरीदूंगा तो मेरे लिए वो क्या कहलाएंगी, वो एसेट कहलाएंगी। Similarly, for a stationery merchant, stationery is goods, where for other it is an item of expense। तो वैसे ही अगर कोई स्टेशनरी मर्चेंट है, वो कुछ मान लीजिए कोई पेन खरीद के ला रहा है बेचने के लिए, तो वो पेन उस स्टेशनरी मर्चेंट के लिए क्या होगी, गुड्स होंगी। लेकिन जो इंसान खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स हैं, हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या होंगी, वो एक्सपेंस होंगी। फिर 1.5.16 ड्राइंग्स, विड्रॉ ऑफ मनी एंड गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। तो अगर जो बिजनेस का ओनर है वो वो कुछ पैसे अपने बिजनेस से ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। तो ऑफकोर्स जब अगर मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर है, कोई ओनर है बिजनेस एंटरप्राइज का, वो 100 रुपये अगर लगाया है अपने बिजनेस में, फॉर से 100 रुपये लगाया है और उसमें से वो 50 रुपये निकाल लेता है, तो जो बिजनेस का कैपिटल है वो सीधे घट जाएगा, वो 50 पे आ जाएगा। तो वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर कोई ओनर अपना इन्वेस्टमेंट निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, विड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है, तो जो कैपिटल होता है बिजनेस का, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो घट जाता है, ठीक है। फिर 1.5.17 परचेसेस। Purchases are total amount of good procured by a business on credit and on cash for use or sale। तो अगर हम कुछ अच्छे अमाउंट में कुछ चीज़ खरीदते हैं, कोई गुड खरीदते हैं अपने बिजनेस में, क्रेडिट पर खरीदते हैं एंड ऑन कैश, या फिर वो कैश पर खरीदते हैं सेलिंग पर्पस के लिए, अगर हम कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं अच्छे अमाउंट में, हम बिजनेस में क्रेडिट पर खरीद रहे हैं या फिर कैश पे खरीद रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे सेल के लिए खरीद रहे हैं या फिर यूज़ के लिए भी खरीद रहे हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, परचेस कहेंगे। मतलब कि अगर हम मान लीजिए मैं कोई चेयर लेके आया, मैं फ़र्नीचर मर्चेंट हूँ अगर, तो और मैं एक चेयर लेके आया, अब मैं उसे या तो मैं पैसा सीधे दे के आऊँगा, या फिर मैं उधारी लेके आऊँगा, या फिर और अगर मैं लेके आया तो हो सकता है कि मैं उसे बेच दूंगा, या फिर हो सकता है कि मैं उसे रख लूँगा। तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं वो कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, वो परचेसेस होगा। इन अ ट्रेडिंग कॉन्कर्ड परचेसेस आर मेड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग। तो अगर हम ट्रेडिंग कॉन्कर्ड के साइड से देखें, तो अगर हम कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं मर्चेंडाइज से, या फिर दोबारा सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, या फिर प्रोसेस करके सेल करने के लिए खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दही का व्यापार करता हूँ, मैं दूध खरीद रहा हूँ ताकि मैं उसे प्रोसेस करके बेचूंगा, या फिर हो सकता है मैं दूध खरीदूँ और फिर उसे थोड़ा महंगे दामों में बेच दूँ। तो मेरी मर्ज़ी मैं उसे प्रोसेस करूँ या
या ना करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो परचेस हो जाएगा दूध का, और फिर मेरी मर्ज़ी कि मैं उसे प्रोसेस करके बेचूँ या फिर बिना प्रोसेस किए बेचूँ। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्कर्न, रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड, प्रोसेस्ड फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड देन रीसोल्ड। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉन्कर्न के साइड से देखें, तब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्कर्न के साइड से मैं दूध खरीद रहा हूँ, तब मैं उसे प्रोसेस करूँगा दही बनाने के लिए, और फिर मैं उसे फिनिश गुड बना के बेचूँगा, फाइनल गुड बना के बेचूँगा, दही बना के बेचूँगा। फिर परचेस में भी कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। तो अगर मैं दूध खरीद रहा हूँ तो मेरी मर्ज़ी, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कैश परचेस करूँगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं क्रेडिट परचेस करूँगा। क्यों, लेकिन अगर मेरे को व्यापार चलाना है तो मुझे खरीदना तो पड़ेगा ही, चाहे मैं उधार खरीदूँ या फिर बिना उधार खरीदूँ। फिर 1.5.18 स्टॉक। स्टॉक इन्वेंटरी। स्टॉक इज अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन बिजनेस। स्टॉक क्या होता है, जो चीज़ें कि हम उसे हाथों में मेजर कर सकते हैं, जो कि पड़ी रहती हैं, वो बच जाती हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। अगर हम ट्रेडिंग कॉर्नर के साइड से देखें, तो क्या होगा, द स्टॉक ऑन हैंड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हम ट्रेडिंग कॉर्नर के साइड से देखें, तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो चीज़ होती है जो कि बिकी नहीं हो, बच गई हो एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं या फिर एंडिंग इन्वेंटरी कहते हैं। फिर इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर हम अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साइड से देखें, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइज रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स ऑन हैंड ऑन द क्लोजिंग डेट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो क्लोजिंग स्टॉक को, रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश्ड गुड्स को या फिर फिनिश्ड गुड्स को भी क्लोजिंग डेट पर खरीद लेती है, और फिर वो उसे बेचती है, फिर वो उसे दोबारा प्रोसेस करके बेचती है। सिमिलरली, ओपनिंग स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ओपनिंग स्टॉक अब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, वो होता है जो अमाउंट हमने स्टॉक पर लगाया है, उसे हम दोबारा से अगर बेचेंगे, या फिर उसे हम बेचेंगे, दोबारा से नहीं बेचेंगे अब, तो वो उस नए अकाउंटिंग पीरियड में पहले का पहले का अगर हम गुड्स बेच रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। फिर 1.5.19 डेप्टर्स। डेप्टर्स आर पर्सन and other entities who owe to an enterprise an amount for buying goods and service on credit। तो डेप्टर्स वो होते हैं जो कि कंपनी से उधार लिए हों। मान लीजिए कि दो एंटरप्राइज हैं, एक एंटरप्राइज लॉस में जा रहा है, तो जो लॉस में जा रहा है वो दूसरी कंपनी से उधार मांग रहा है, बोल रहा है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा, क्रेडिट ले रहा है। तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे कुछ पैसे उधार मांग रहा है, और उस कंपनी का आभारी है कि वो उसे पैसे दे रही है। तो वो क्रेडिट पे ले रहा है, तो वो हमारा डेप्टर्स हो जाएगा। जो कंपनी लॉस में जा रहा था और पैसे लिया है, वो डेप्टर हो जाएगा हमारा। या फिर कोई इंसान ये कंपनी से जाके उधार लेता है, तो वो भी हमारा डेप्टर हो जाएगा उस कंपनी का। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन और एंटिटीज एट द क्लोजिंग डेट। अब मान लीजिए उधार तो मैंने ले लिया, मान लीजिए मैं हूँ एक इंसान, मैं गया कंपनी के पास कि मुझे कुछ उधार दे दो, और मुझे उधार मिल गया। अब कंपनी बंद होने जा रही है, तो अब जो भी चीज़ें होंगी क्लोजिंग डेट पर होंगी, तो मुझे क्लोजिंग डेट पर कंपनी को वो उधार चुकाना पड़ेगा, जो कि और जो भी बैलेंस शीट, एक अकाउंटिंग पीरियड का जो बैलेंस शीट क्रिएट किया जाएगा, उसमें मैं डेप्टर साइड में हूँगा। फिर 1.5.20 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स डेप्टर्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो जो क्रेडिटर्स आर पर्सन और अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। The total amount standing to the favor of such person or entities on the closing date
is shown in the balance sheet on sundry creditors on the liabilities side। तो अब जो क्रेडिटर होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिटर भी कोई पर्सन होते हैं या फिर कोई एंटिटी होती है जो कि कंपनी को लोन दी हुई होती है। मान लीजिए कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और कोई कंपनी है, वो मुझसे उधार मांग रही है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, हम आपको बाद में लौटा देंगे। तो मैं उसे पैसे दे दिया। अब कंपनी इतनी लॉस में चली गई कि अब वो बंद होने वाली है। तो अब मुझे तो मेरे पैसे चाहिए होंगे, तो मैं कंपनी से कैसे भी करके वसूल तो करूँगा ही। तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी क्राइटेरिया होंगे, वो सारे मेरे फेवर में रहेंगे, मुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे कंपनी को। अब अकाउंटिंग पीरियड में भी जो बैलेंस शीट क्रिएट की जाएगी उसमें मैं लायबिलिटीज साइड में रहूँगा, क्योंकि कंपनी को मुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे, कंपनी मेरी लायबल है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स पर, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और इफ़ देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर questions, then I will make another video on this and answer your all doubts and questions. Thanks for watching.